हेलो, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ डिस्कवरिंग डेमोक्रेसी। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के एक बड़े नेता, पंजाब के एक्स डिप्टी सीएम, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर और इस वक्त राजस्थान कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज सुखजिंदर रंधावा जी। रंधावा जी, कैसे हैं आप? देखो, नमस्कार। सर, सबसे पहले तो यही आपसे बात करना चाहेंगे कि आपका जो एक करियर है वो बहुत इलस्ट्रस करियर रहा है। तो बचपन में लेकिन आप कैसे थे और किस तरह से गुजरा आपका बचपन? देखिए, मेरा बर्थ है 1959 का है। और 69 में मेरे फादर एमएलए बन गए थे। उससे पहले वो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट थे। और मेरे ख्याल सबसे जब 52 या 55 में पंचायत बनी तो वो पंजाब के यंगेस्ट गांव के सरपंच थे। और उसके बाद वो ब्लॉक समिति के चेयरमैन बन गए। ब्लॉक समिति के चेयरमैन बनने के बाद वो प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट बने। प्रेसिडेंट बनने के बाद वो एमएलए बने और 2 बार प्रदेश अध्यक्ष बने। ज्ञानी जैल सिंह दरबारा सिंह जी के साथ मंत्री रहे। और अलग अलग टेररिज्म के टाइम में बहुत काम किया। टेररिज्म के टाइम तो 1959 में मेरा बर्थ हुआ। तो गांव में मैं रहा। मैं उन्होंने बाहर नहीं भेजा, क्योंकि पुराने लीडरों का कोई इतना वो नहीं होता था कि जो कहते थे कि जो जैसे दूसरे लोग हैं वैसे बच्चे हमारे पढ़ेंगे। गाँव के स्कूल में मैं पढ़ा। और उसके बाद 65 में जब वार लगी पाकिस्तान के साथ, तो मेरा गांव जो है 5 किलोमीटर पर है पाकिस्तान से। तो उस टाइम सेकंड डिफेंस लाइन था हमारा गांव। हमारे घर के बिल्कुल सामने तोपें थी। अच्छा। तो छोटे थे हम, निकर पहन कर, गर्मियाँ थी, एक बनियान और निकर पहन कर ऐसे ही घूमते रहते थे, पता ही नहीं कि लड़ाई है। और रात को आ गया कि गांव छोड़ना पड़ेगा कि पाकिस्तान है। हम 16 किलोमीटर पैदल ही चलते गए। तो जब सुबह पहुंचे जहाँ पहुंचना था, तो आ गया कि हमारी जो है इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान का एरिया कैप्चर कर लिया। फिर उसी टाइम वापस अपने गांव को चल पड़े। तो देखिए, देश ने उस टाइम लाहौर तक इंडियन आर्मी पहुंच गई थी। तो हमारा डेरा बाबा नानक सेक्टर बहुत खूब जमकर लड़ाई हुई, वो भी हमने आगे निकल गए। तो ऐसी बातें। फिर 71 की वार भी मैंने देखी, वो भी देखा। 65 में भी देखा कि लोगों ने आर्मी वालों को कहा कि आप खाना नहीं बनाएंगे, हम आपको सर्व करेंगे। बॉर्डर पर आखिरी मोर्चे पर पंजाबियों ने जाकर उनको चाय भी दी और खाना भी दिया। और दूध, लस्सी। उनको कहा कि आप लड़ते रहो, अच्छा। खाने पीने की परवाह मत करो, वो हम आपको लेकर आएंगे, आपके लिए हम लेकर आएंगे। और ये नहीं, हर टाइम वो ताज़ा खाना बनाकर वो लेकर जाते थे कि इसको बासी रोटी नहीं चाहिए, ये हमारे देश के लिए रक्षा कर रहे हैं। तो उसके बाद 71 की वार में तो मैं काफ़ी बड़ा हो गया था, वो भी मैंने देखी है। मैं 3 और 4 की रात को, दिसंबर को, उस टाइम सर्दी थी, रात को अटैक हुआ। मेरे ख्याल रात 11 बजे, आज भी मेरे को याद है। वो भी लड़ाई देखी। और जो आज हम सांप्रदायिक या कम्युनलिज्म की बात कर रहे हैं, तो मैंने उस टाइम देखा कि हिंदुस्तान एक सेकुलर स्टेट थी, सेकुलर देश है। वहाँ नारा लग रहा था, बोले सोनहाल, सत श्री अकाल। उस नारी लग रहा था, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर। तो यार, आज हम कहते हैं कि माइनॉरिटी भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए। तो हमारे वहाँ 10 डोगरा थी। उसके जो कर्नल थे वो नरेंद्र पाल सिंह संधू थे। तो ऐसी बातें जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे देश जैसा तो कोई देश है ही नहीं। एक्चुअली भारत एक ऐसा देश है जिसमें रहने के लिए और कोई देश का अच्छा नहीं लगता। कहीं चले जाओ, 15 दिन के बाद होता है कि अपने देश वापस चले जाओ। ऐसा माहौल, ऐसा प्यार कहीं नहीं मिलता। राइट सर, आपके बचपन के दोस्त भी होंगे आपके गांव में या फिर? हमारे बचपन के दोस्त हैं, अभी भी हम मिलते हैं। देखिए, मेरा गांव जो है वो मेरे से इतना प्यार करता है, और मेरे फादर के साथ। अदरवाइज देखा जाता है कि लीडरों के साथ उनका गांव नहीं ठीक रहता, यही होता है। मेरे गांव में 87% से ज़्यादा वोट हमें पड़ते हैं हर इलेक्शन में। और एक एक बच्चा
जब मेरे फादर थे संतोख सिंह रंधावा थे, जब मैं आया हूँ वो आप सुखजिंदर सिंह रंधावा है। वो मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मंत्री बन गया, मैं संतरी बन गया, मैं क्या बन गया। मैं उनके लिए सुखी हूँ। मेरा मेरा नाम ज़्यादा वहाँ पंजाब में सुखी रंधावा चलता है, तो गांव वाले मेरे को आज भी सुखी पाजी या सुखी बेटा ही कहते हैं। तो मैंने कभी, आज भी याद करता हूँ जो मेरे मदर के साथ उस टाइम के मेरे फादर के साथ वाले हैं, वो मेरे सबसे प्यारे थे। आज मैं जैसा भी हूँ, इसमें मेरी मदर का बहुत रोल है। 97 में 98 में मेरी मदर की डेथ होगी कैंसर से। तो मेरे को ऐसे लगा कि एक कोई चीज़, बहुत प्यारी चीज़ मेरे से चली गई है जो कभी वापस नहीं आई। और 1-2 साल में अपने आप को स्टेबल भी नहीं कर सका। तो 2011 में मेरे फादर की डेथ होगी। तो माँ बाप जो होते हैं वो आपके सबसे बड़े बेस्ट फ्रेंड होते हैं। जो माँ की सेवा नहीं कर सका, जो बाप के साथ प्यार नहीं करता, हाँ इतना जरूर है कि माँ के साथ बहुत आदमी का होता है, बाप से डरते हैं कि उनसे साथ वो नहीं बात की जा सकती जो माँ के साथ बात की जा सकती है। जो बेटी के साथ बात की जा सकती है वो बेटे के साथ बात नहीं की जा सकती। मेरी 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। वो देखिए, मैं जब मेरी इलेक्शन आती है, मेरा इलाका, मेरा गांव, वो सभी इलेक्शन लड़ते हैं। तो मेरे को ऐसे लगता है कि मैं अपने परिवार में घूम रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा मेरे को ये है कि मैं उस धरती पे, उस एरिए से आता हूँ जहाँ आप गुरु नानक साहब ने अपना लास्ट टाइम 18 साल उसी जगह पर रहे। जो 4 उदासी की उन्होंने पूरे देश का किया, भ्रमण किया। उसके बाद उनका लास्ट टाइम जो था करतारपुर साहब, जो कॉरिडोर बना है वो मेरे एरिया में बना है। वो भी मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती वाली बात है। और जब पहली रोड बनी 1947 के बाद, तो मैं 2002 में एमएलए बना। तो मेरे मन में था कि ये एक रास्ता बनना चाहिए। वो मैंने जहाँ तक इंडिया का था वहाँ तक मैंने रास्ता बना दिया। तो 2002 का चला हुआ, तो फिर देखिए 2020 में वहाँ गुरु नानक साहब का रास्ता बन गया। और करतारपुर साहब का ये बहुत बड़ी देन है। गुरु नानक साहब ने ऐसी शिक्षा दी, और उनको जो ज़मीन जहाँ पहले दिन आकर बैठे थे, वो भी अजिता रंधावा थे उस गांव के जिम्मेदार। उन्होंने उनको कहा कि आप यहाँ बैठिए, और मैंने कहने लगे नहीं, मेरे जहाँ उनके इन लॉज थे गुरु नानक साहब के, वो वहाँ रहते, तो कहने लगे मैं यहाँ नहीं रहूँगा। फिर दूसरी गांव में गए, वहाँ दोदा रंधावा था। फिर उसने ज़मीन उनको कहा कि नहीं जी, ये ज़मीन आपके लिए है, उनको किया। इसलिए बाबा बुढ़ा साहब जो है, जो पहले हेड ग्रंथी बने दरबार साहब के, जिन्होंने, वो भी रंधावा थे, बाबा बुढ़ा रंधावा जी। तो हमारे तो वैसे ही गुरुओं के साथ बहुत है। और बाबा बुढ़ा साहब ने 6 गुरुओं को तिलक लगाया, 3 को उनके बेटों ने लगाया जो उनके बच्चे थे। गुरु गोबिंद सिंह जी 9 साल के थे, और बाबा बुढ़ा साहब जी के ग्रैंड जो सन थे वो 4 साल के थे, उन्होंने उनको फिर तिलक लगाया। तो देखिए, पंजाब जो है एक बहुत शक्तिशाली, मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान का हेड है। अगर वो जिंदा है तो हिंदुस्तान जिंदा है। पाकिस्तान के साथ अगर कोई लड़ाई करता है, कोई खड़ता है, कोई उसके सामने बोलते हैं, वो पंजाब वाले बोलते हैं। तो राजस्थान भी हमारे साथ लग जाता है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। तो ये एक ऐसी बेल्ट चलती है जो हम हमेशा ही पाकिस्तान के साथ, अब संबंध तो कभी हमारे अच्छे रहे नहीं। 65 में उसने हमला किया, तो बहुत देर नहीं चला, उस 71 में हमला कर दिया।
पर उस टाइम ये भी नहीं हम भूल सकते कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, उसके बाद पाकिस्तान उठ नहीं सका, सही बात। स्टेबल नहीं हो सका, और उसने कभी उसके बाद देख भी नहीं सका कि मैं हिंदुस्तान के ऊपर हमला कर सकूं। याद है, देखिए जब छोटे थे तो लोगों की बातें सुनते रहे हैं कि कैसे दोनों पंजाबों का नुकसान हुआ, पाकिस्तान का पंजाब था, हिंदुस्तान का पंजाब। जो नुकसान हम लोगों ने उठाया पंजाबियों ने, वो भूला नहीं जा सकता। कैसे कत्लेआम हुआ, कैसे हम अपनी जायदादें छोड़कर आए, फिर कई कई देर जमीनें अलॉट नहीं हुई, भूखमरी रही, गरीबी रही। तो वो कभी कोई पंजाबी द्वारा बंटवारा नहीं चाहता, और ना ही ऐसी सांप्रदायिक जो लड़ाई होती है उसमें नहीं। इतना टेररिज्म आया, आपने देखा होगा कि हिंदू सिख का कभी फसाद नहीं हुआ पंजाब में, और ना कभी होगा। ये हमारी हिंदुस्तानियों की फितरत है कि हम बहुत सेकुलर हैं, कहीं भी हैं हम एक दूसरे का सत्कार करते हैं। तो जो पार्टी इन बातों को नहीं लेकर चलेगी, वो पार्टी थोड़ी देर के लिए तो सरवाइव कर सकते, लॉन्ग टाइम सर्वाइवल नहीं है उसकी। तो सर जैसे पंजाब जो है वो बहुत हिस्टोरिक जगह है ना, जैसे आपने बताया कि गुरु नानक साहब थे वहाँ पर, फिर और भी लड़ाइयाँ हुई तो भी पंजाबियों का बहुत बड़ा रोल रहा। तो आप कैसे, जब जब पार्टीशन हुआ, जो आप बता रहे थे कि पार्टीशन हुआ, नहीं चाहता कोई भी पंजाबी की पार्टीशन हो, पर वहाँ पार्टीशन हुआ तो बहुत दुख होगा, बहुत सारे किस्से होंगे, कोई ऐसी कोई बात याद है मेरे आपको जो एक खेड़ा सिंह थे, अभी उनकी 3 साल पहले डेथ हुई है। सरपंच, बहुत देर सरपंच रहे, उनका पूरा का पूरा परिवार खत्म कर दिया था। कहने लगी कि लास्ट में मेरे कोई नहीं बचा, तो मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी। तो कहने लगे कि फिर मैंने अपने हाथों से कत्ल किया। अच्छा, अरे सर ये तो बहुत ही बड़ी। तो सर ये देखिए, जो उनकी बातें जब सुनते हैं, उनके घर के मेरे ख्याल 15 या 16 लोग मार दिए गए थे। तो वो कहने लगे कि मैंने फिर जो डेड बॉडीज पड़ी थी, तो जब वो आए तो मैंने उन डेड बॉडीज में उनके नीचे आप हो गया। तो फिर जहाँ बच्चे हैं उनके, हम सभी गाँव वाले उसको बापू बोलते थे कि बापू आ गया। तो जब उसकी बातें सुनते थे, और मेरे ख्याल उसने कभी कभी हमने कहना कि वो सरपंच साहब बात सुनाओ, उन्होंने कहना कि यार बात मत सुनो, बहुत दुख लगता है। वो भी मेरा भाई था, वो हम इधर भी मेरे भाई थे। तो कई बार ऊंची ऊंची रोता था वो, उनको याद कर कर, मुसलमान जो उसके दोस्त थे। मेरे को एक बार कहने लगा, 7 साल की बात है, मैं एमएलए था, कहने लगे यार मेरा पासपोर्ट बना दे। मैंने कहा, कहने लगा मैं अपना गांव देखना है। तो मैंने कहा तो उस गांव में तो सब कुछ छूट गया। कहने लगा नहीं, मेरा बचपन है वहाँ वो मैं देखना चाहता हूँ। चलो, उनकी एज ज़्यादा थी, हमने अप्लाई किया, वो एक बार ऐसे हुआ, फिर जी हो गया, उन्होंने पासपोर्ट दिया। पर उसकी लास्ट तक उसके मन में रहा था कि मैं जहाँ बचपन था वहाँ देखना चाहता हूँ। तो हमने कई बार कहना है कि वो तुम्हारा गांव सामने है, नज़दीक ही थे, उधर से उठकर उधर इधर उधर, हमने कहना वो है। कहने लगा नहीं, यहाँ से 10 किलोमीटर नहीं दिखाई दे रहा। देखिए प्यार तो है, अगर वहाँ जाकर हम बातें करते थे तो वहाँ का भी वो रोते हैं ऊँचे ऊँचे कि मेरा वहाँ पंजाब में ऐसे था। एक बड़ी मज़ेदार बात आपको मैं सुनाता हूँ। एक मिस्टर नकवी थे, रेलवे बोर्ड में एक्शन, उनकी मजार है उनके परिवार की या उनके पूर्वज की मेरे एरिया में। तो मैंने 2-3 करोड़ लगाकर अब उसको नया रेनोवेट करवाया है रतर छतर गाँव में। वो आगे, ये 2003 की बात है, कहने लगे कि मैं आना चाहता हूँ, मेरा गांव है, हमारे जो 4 फादर्स हैं उनकी मज़ार है। पाकिस्तान से आना चाहता। पाकिस्तान से। तो मेरे को वीज़ा नहीं मिल रहा, मैंने एज एमएलए उनको कर दिया। तो वो आगे मेरे को कहने लगे मेरा चित्तौड़गढ़ गांव है, अच्छा, वो फतेहगढ़ चूड़ियाँ के साथ ही था। तो मैंने कहा आपको लेकर चलता हूँ। मैं उस गांव में ले गया,
वो कहने लगे उस आदमी को, जो वहाँ के लोग इकट्ठे हो गए, तो वो कहने लगे कि जो गाँव की सबसे पुरानी गली है, मेरे को वहाँ खड़े कर देना, मैं अपने आप अपने घर जाऊँगा। अच्छा। वो जब उसने गाँव छोड़ा था 1943 में छोड़ा था, आप देख लो कितने साल के बाद, 70 साल के बाद वो आया। तो उसको जो गाँव की पुरानी गली थी, चौक था, वहाँ खड़ा कर दिया। वो सीधा अपने घर चला गया, कहने लगा जी हमारा घर था। क्या बात है सर। वाह। इतनी देर किसी को याद नहीं रहता, तो कहने लगे हिंदी और पंजाबी में वेटरनरी डॉक्टर को स्लोत्री कहते हैं। तो वो भी एक बुजुर्ग था, वो कहने लगा तू स्लोत्रियों का लड़का है? कहना हाँ। तो कहना तू उस टाइम 6 साल का था? कहना हाँ मैं बिल्कुल 6 साल का था। कहने तू मेरे साथ, तेरा और मेरा एक दिन का जन्म है, तो हम इकट्ठे खेलते रहे हैं। तो ऐसी बातें जो है वो जब याद आती है तो यार, अपना जो देश है अपना है, ये हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, हम क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई। मेरे ग्रैंडफादर 1921 में आए थे, वो भी उस टाइम क्विट इंडिया मूवमेंट में ही आए थे कि अब अंग्रेजों भारत छोड़ो। अच्छा सर, आपने बताया कि ग्रैंडफादर और फादर दोनों ही मतलब एक तरीके से बॉर्न कांग्रेसमैन रहे, तो आप बताइए कि उनसे तो जायज़ है कि राजनीति की चर्चा काफ़ी होती होगी घर में, और वैसे भी भारत की आज़ादी में जिनका भी योगदान है और जो अपनी आज़ादी का पूरा फ्रीडम स्ट्रगल है, उसकी बहुत बात हुई होगी घर में। तो उसमें आपने कोई किस्सा सुना हो या फिर आपने कोई सीख ली हो या ऐसा? ना, उसमें मैं एक बात आपको बताता हूँ कि जो पुराने लीडर थे वो अपने बच्चों को, जब तक वो पॉलिटिक्स में है, वो पॉलिटिक्स में उनको इंटरफेयर नहीं करने देते थे। कोई ओहदा नहीं, कोई सरपंची नहीं, कोई चेयरमैनशिप नहीं, कहीं उनका काम नहीं कि पॉलिटिकल कामों में दखल दे। उनका काम है कि अपना काम करो, उसके बाद नहीं। मेरे ग्रैंडफादर ने स्ट्रगल में रहे, पर उन्होंने इलेक्शन की पॉलिटिक्स नहीं की। मेरे फादर ही गए 97 के में, मेरे फादर पीसीसी प्रेसिडेंट थे, मेरे को टिकट मिल गया। उसके बाद उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ दी 95 में? 97 में। तो उसके बाद उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ी। उन्होंने कहा कि एक मेंबर मेरा आ गया है, सक्सेसफुल होना होगा हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा। तो उन्होंने कभी दोबारा पॉलिटिक्स में नहीं दिया। वो पुराने लीडर जो थे वो ऐसे नहीं थे कि जी मेरा सारा परिवार आ जाए, मेरा वो आ जाए, मेरा अच्छे आ जाए। तो कहते थे कि देते। तो एक्चुअली मैं पॉलिटिक्स में था भी नहीं, मेरा ब्रदर था। अच्छा। तो मैंने पता नहीं कैसे आ गया हूँ, वो रह गया, मैं आ गया। मैंने कभी पॉलिटिक्स में ध्यान नहीं दिया। आप ये बातें जरूर हैं कि बातें सुनते थे हमारे, मैंने भी देखा जो पुराने फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको मिला हूँ, उनसे बातचीत होती थी। जब उनकी बातें सुनते थे तो जो लू कंडे खड़े हो जाते थे ऐसे कि यार इतनी इन्होंने तसीहे, इतना टॉर्चर, इतनी कुर्बानी तो कहाँ पड़े हैं। हम इनको पूछ ही नहीं रहे, जिनकी वजह से आज हम जहाँ बैठे हैं, ये कहाँ बैठे हैं। ये मेरे मन में आज भी दर्द है कि जब उनको टूटी चारपाई पर देखता था, मेरी आंखों में आज भी आंसू आ जाते हैं कि यार ये तो हमारे लिए 20 साल जेल में रहकर आ गया, तो इसका क्या हुआ। पर इसी नशे में है कि मैंने देश आजाद करवा दिया। वही उनके लिए बहुत बड़ी बात, मतलब एक वही कहते थे कि मैं देखना चाहता था कि मेरा देश आजाद हो जाए, अंग्रेज जहाँ से निकल जाए। जो हमें ठुडे मार रहे थे, हमने उनको ठुडे मार कर बाहर निकाल दिया, कि ऐसे ही कहते थे। राइट राइट, कितनी अच्छी बात है सर ये। मैंने कभी कई बार देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार कैसे परवाने थे वो। आज कोई ऐसा होगा? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मैं जब जेल मिनिस्टर था, मैं सेल्लोर जेल देखने चला गया, अंडमान निकोबार, जिसको काला पानी जेल कहते हैं। मेरे मन में बहुत था, मैंने बातें सुनता रहा कि काला पानी काला पानी।
कि एक उसको टॉर्चर होम कह सकते हैं, जेल नहीं थी वो, टॉर्चर होम था। जैसे वह कोल्लू, पिंजरा, पानी में छोड़ दो। पहले जो जथा गया पंजाब से, वो तो वापस आया ही नहीं, जंगली जीव ही खा गए उनको। अच्छा, वहां कोई कमरा नहीं, कोई दुकान, कोई खाने के लिए नहीं, उनको छोड़ दिया जंगल में। अगर सबसे ज्यादा कुर्बानियां हैं तो वो पंजाबियों ने की है। जितने फांसी आप लिस्ट निकाल कर देख लीजिए, उसमें पंजाबियों की सबसे ज्यादा फांसी के फंदे उनके गले में गए, जेलों में वो गए। तो पंजाब तो कुर्बानियों के साथ भरा हुआ है। जब मुगल लड़कियां उठाकर हिंदुस्तान की लेकर जाते थे, मेरे गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में कानून का शंभ है, जिसको दरिया बोल देते हैं, शंभ बोल देते हैं, तो बीट का एरिया बोल देते हैं। तो वहाँ रात को 12 बजे अटैक करते थे कि जब वो सो जाते थे अफगानी, तो जब पूरे गहरी नींद में होते थे, तो उस टाइम शराब पीकर वो सो जाते थे, तो ये सिख जथा लेकर वहाँ उनके ऊपर हमला करते थे और बहू बेटियों को छुड़ाकर उनके हर गांव में जहाँ कहाँ कहाँ भी है वहाँ पहुँचाते थे। तो ये तो देशभक्ति की अगर कोई पंजाबियों को ऊपर उंगल खड़खड़े बात बनती थी, जो हमारे गुरुओं ने किया। गुरु तेग बहादुर साहब के पास कश्मीरी पंडित गए, उन्होंने कहा कि जी औरंगजेब कहता है कि मुसलमान बन जाओ। तो उन्होंने कहा क्यों, क्या चाहता है, क्या कहता है कुर्बानी चाहता है। गुरु गोबिंद सिंह उस टाइम 8-9 साल के थे, तो वो सोचने लगे। उन्होंने कहा पिताजी क्या सोच रहे हो? कहते हैं कि वो किसी महापुरुष की कुर्बानी चाहता है। तो उन्होंने कहा कि आपसे बड़ा कौन है? कोई 9 साल का बच्चा कहेगा गुरु साहब गए, उनकी कुर्बानी हुई, वो पंजाब की चादर नहीं बने, हिंद की चादर बने। मेरे गांव पहले ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नहीं हुआ करती थी। श्रोमणी को प्रबंधक कमेटी 2021 के बाद में 22 में आई। 1921 में हमारे गांव से सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाली, मेरा गांव धारोवाली है, तो वहां से जथा चला था। जो ननकाना साहब गुरुद्वारा साहब है, वहाँ महंतों का कब्जा था। महंत तो उस गुरुद्वारा साहब में जहाँ गुरु नानक साहब का बर्थ प्लेस है, ननकाना साहब पाकिस्तान, तो वो बदमाशी, शराब, ये वो सब करता था, तो उसको आज़ाद कराने के लिए चले गए। वहाँ 122 जहाँ 21, अभी पूरी गिनती नहीं मेरे को याद, उन सभी को उन्होंने मार दिया था, शहीद कर दिया था। जो हमारे गांव के हमारे बुजुर्ग सरदार लक्ष्मण सिंह, सरदार दलीप सिंह, ऐसे हो और 6 आदमी एक गांव के शहीद हुए वहाँ। तो ये जथे के लीडर थे सरदार लक्ष्मण सिंह। इनको जिंदा उठाया, इनको पेड़ के साथ उल्टा लटका कर नीचे आग लगा दी, जिंदा साड़ दिया। ये अकाली दल कहता है कि हमने गुरुद्वारों को आज़ाद करवाया। क्या आज़ाद करवाया यार? जिन्होंने आज़ाद करवाया उनका तो नाम ही नहीं कहीं लेते थे। पंजाब में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं सर, जो वीर तक। पंजाब की तो है ही कहानी, पंजाब कभी झुका नहीं यार। पंजाबियों ने तो जाकर अफगानिस्तान पर 40 साल राज कर लिया, जो अमेरिका नहीं कर सका। महाराजा रणजीत सिंह, हरि सिंह नलवा, 40 साल राज करना अफगानिस्तान के ऊपर छोटी बात नहीं है। 40 मिनट नहीं वो किसी को वहां बैठने देते। तो ये तो सर वॉरियर है। एक चीज़ कितनी अच्छी है और खूबसूरत है सर, कि पंजाबी
क्योंकि वॉर्स जो हैं वो मुगलों से भी हुए और बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान से भी हुए, पर जो प्रेम है जो कम, वो कभी कम नहीं हुआ सर। ये बहुत क्योंकि ज़्यादा वो इसलिए नहीं कम हुआ कि सिख जो हमारा ग्रंथ है उसमें आप देखिए कितने धर्मों की वाणी है। बिल्कुल सर। गुरु रविदास की है। अब जहाँ मैं टोंक के पास वो धन्ना जट गुरु नानक साहब वहाँ आए थे, मैं वहाँ जाकर आया हूँ। उनकी जो हमारी गुरबाणी में 3 श्लोक उनके भी हैं, धन्ना भगत के, धन्ना जट भी कहते हैं, भगत भी कहते हैं। आरती है हमारे वहाँ, गुरु नानक साहब ने आरती उचारी थी, गगन में था रवि चांद दीप मने था वो, उसमें धन्य भक्त की भी नाम आया है। तो सेन भक्त का नाम है, नामदेव का है। तो जो हमारा ग्रंथ है उसमें हर जात की गुरबाणी दर्ज है। तो इसलिए हमारे में कभी आए नहीं कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, कौन क्या है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। हम तो कहते हैं परमात्मा के सभी एक जैसे। तो सर आपने जैसे बचपन के बारे में, पंजाब के बारे में बताया, आपने पॉलिटिक्स में एंटर कर गए, आप डिप्टी सीएम भी रहे, मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर रहे। तो उस वक्त जब आप कैबिनेट मिनिस्टर थे तो कोई इस्तीफे का किस्सा है सर एक जो? तो पहली तो बात मैं जब एक के 100 सुनाता हूँ। हाँ सर। मैं जब बना जेल मिनिस्टर तो अनाउंसमेंट होगी, मेरे पास सबसे बड़ा पंजाब का डिपार्टमेंट था कोऑपरेशन। वो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट, जेल डिपार्टमेंट तो कुछ भी नहीं है, पर मैं एज ए जेल मिनिस्टर बहुत पॉपुलर हो गया। कोऑपरेशन, मैंने काम कोऑपरेशन ने बहुत किया। मैंने सहकारिता लहर को खड़ा कर दिया पंजाब में, जो खत्म कर दी थी अकाली दल के 10 साल के राज ने। तो मैं जब शाम को बैठा, कॉल आई, कहने लगा सत श्री अकाल जी। मैं सत श्री अकाल। कहता जी मैं आप बोल रहा। मैं कितों? कहता जी मैं अमृतसर जेल चो। मैं क्या जेल च टेलीफोन दे दे? मैं पंजाबी से कह रहा। कहता जी सब कुछ मिल जाता है। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैंने दोबारा बात मेरे को करना। तो मैंने कहा ऐसा मुझे गलत है, इलीगल है। सबसे पहले मैंने पहले दिन ही सब सुबह ही उठा तो मैं पटियाला जेल में चला गया कि यार चेक तो करो कि क्या है। तो मैंने काफ़ी उनको चेंजेस की, रिफॉर्म्स किए, पेट्रोल पंप लगाए कि अपने आप अपना खर्च उठाएं, गवर्नमेंट कम पैसा देती है। मैंने वहाँ पार्क बनाए, इंटर जेल जो है इनका मैचेस करवाए कि स्पोर्ट्स का इनका किया, इंटर जेल स्पोर्ट्स कंपटीशन करवाए। मैंने वहाँ उनको कहा कि जब वो गुरु नानक साहब का 550 साल का है, मैंने कहा कि सभी जेलों में गुरबाणी जो है अलग अलग कीर्तन होने चाहिए, कंपटीशन होने चाहिए, इनके ऊपर गुरुद्वारा होना चाहिए हर जेल में। मेरे के पास कोऑपरेशन था, मिल्क फेड के बूथ बनाए के दूध लस्सी वो पियो। वो उनमें मार्क फेड था, वहाँ रेडी टू ईट था, फूड था। उनको कहा वहाँ इनको दो यार, इनको खाना अच्छा दो। जो जेलों में पहले प्राइवेट परचेज थी कि टेंडर लगते थे, मैंने बिल्कुल बंद कर दिए। मैंने कहा कि जो आटा दाल जो लेना है वो आप मार्कफेड से लो, दूध वगैरह लेना है वो मिल्क फेड से लो, चीनी लेनी है वो शुगर फेड से लो। मैंने पूरा का पूरा सरकारी कर दिया। तो करप्शन बिल्कुल ही मतलब नहीं देखिए, करप्शन फिर करप्शन कहाँ से आएगी? सरकार को तो डबल फायदा हुआ, मेरा डिपार्टमेंट भी चल गया तो उधर वो भी चल गया। पर मैंने फिर उसके बाद ये किया, जब मैंने देखा कि इनको टेलीफोन की क्यों ज़रूरत पड़ती है, फिर मैंने उनकी 2 मिनट का था, मैंने कहा 10 इनको कहो कि 10 नंबर दे दो, 15 मिनट वो अपने घर बात कर सकते। कहीं एक दिन में एक मोबाइल या एक नंबर पर 15 मिनट बात कर सकते हैं। इनकी देखिए जो जेल में है वो भी ह्यूमन बीइंग है,
राइट, सही है। तो कई लोग ना चाहते हुए भी क्राइम कर जाते हैं। कईयों का काम ही ऐसा कि हमने क्राइम करना है, उनको अलग रखना चाहिए। फिर मैंने काफ़ी, आप देखेंगे कहीं तो मेरे ख्याल के कई जेलों के तो मैंने ऐसे बना दिया कि जैसे वो फिल्म स्टूडियो के ऐसे पार्क बना दिए, फूल बूटे, उनको अंदर कैदी ऐसे बैठे हैं, तो वो उनको सफाई भी करनी चाहिए, उनको और भी करना चाहिए। वो मैंने जेल स्टूडेंट को कहा कि ऐसे जेल गंदी जेल नहीं रहेगी, जेल को साफ रखना होगा और आपकी ड्यूटी है। पानी आपके पास है, फूल आपके पास है, पौधे आपके पास है, फ्रूट लगाओ, जो अचार वाले बूटे हैं वो लगाओ, अपना अचार डालो, वो उनको लोगों को दो। वो मैंने सब किया। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कोई कैदी जेल से छूटा और उसने कहा हो कि मुझे जेल मिनिस्टर से मिलना है क्योंकि उन्होंने हमारी सुविधाएं बहुत अच्छी की? देखिए ऐसे भी रहते हैं, वो डरते भी हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसका डर होना चाहिए। जो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, उसका डर नहीं है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, वो अपने डिपार्टमेंट को नहीं चला सकता। उसको जो मिलने आए उसको डर हो के आगे पता नहीं कौन बैठा है। तो ऐसी बात नहीं है, मिलने भी आते थे, अपने ग्रीवेंसेस लेकर आते थे। मैं उनके जो ठीक है जेन्युइन है, पर मेरा ज़्यादा होता था कि मैं जो जेल में जाया करता था वहाँ दरबार लगाकर जो उनकी जेन्युइन डिमांड्स है इमीडिएटली वहीं मैं पूरी कर देता था। कभी मैं साथ लेकर गया, मेरे को किसी की लेटर भी आ गई, मैंने लेटर पर भी उसका देखा कि रिकमेंड किया कि इसका इमीडिएटली पता करो और इसको जस्टिस दो। अच्छा, उस कैबिनेट जो मीटिंग थी उसका क्या किस्सा है? वो ऐसे हुआ कि बेदबी हुई थी दरबार साहब गुरु ग्रंथ साहब की, बरगाड़ी मोर्चा जो लगा था उसमें मैं गया था। तो वहाँ कैप्टन साहब, पता नहीं क्या बात हुई, उनका मन नहीं था जहाँ क्या, मैं मेरे को पता नहीं चला। पहले उन्होंने कहा हम चेक करेंगे, वो करेंगे, हम इसको निकालेंगे, कसम भी खा ली उन्होंने। मेरे को वहाँ बरगाड़ी भेज दिया, हमने उनका मोर्चा उठा दिया जो धरने पर बैठे थे। उसके बाद इन्होंने कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। कोर्ट में से कोई डिसीजन आया, मेरे को अब याद नहीं, पुराना हो गया है। तो प्रेस वाले मेरे पास आ गए, तो उन्होंने पूछा कि जी क्या हुआ। मैंने कहा जी हमारी गवर्नमेंट की नालायकी है, एक गलती है, हमने केस ठीक तरीके से फाइट नहीं किया कोर्ट में, तो मैं इसको नालायकी कहूँगा। और जो एडवोकेट जनरल है उसको मैं कहूँगा कि उसने बिल्कुल गलत किया, नेग्लिजेंसी उसकी है, पनिशमेंट उसको मिलनी चाहिए। नेक्स्ट डे मीटिंग थी 26 अप्रैल को, वहाँ सीएम साहब आ गए, गुस्से में थे। उन्होंने कहा कुछ मंत्री सरकार के अगेंस्ट बोलते हैं। मैंने कहा जी कुछ नहीं, मैंने कहा है, नहीं नहीं कुछ मत, मैं जी मैंने कहा है, आप मेरे को डिसमिस करो। मैंने कहा जी आज भी मैं कहता हूं कि हम जानबूझकर ये काम नहीं कर रहे, जो जस्टिस मिलनी चाहिए हम डिले कर रहे हैं, जिनको पकड़ना चाहिए हम उनको पकड़ नहीं रहे। कसम खाई है, उस कसम में मैं भी खड़ा हूं, मैं तो कसम से नहीं भाग सकता, आप भाग गए हो। तो मैंने कहा जी मेरे को 3-4 बार मैंने कहा डिसमिस करो, नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं चलने दूंगा। मैंने रिजाइन लिखा, मैंने जी यही लो। कहेंगे जी क्या, मैं जी रेजिग्नेशन। मैंने कहा जी आप मेरे को डिसमिस नहीं कर सकते, जी तो एक्सेप्ट कर सकते हो। फिर उन्होंने क्या कहा? मैं क्या करना था, कुछ नहीं किया, नहीं क्या करते ही क्या, मैं गलत ही नहीं था। और फिर 3-4 दिन मैंने ऑफिस भी नहीं अटेंड किया। फिर मेरे को कहा गया कि ऑफिस अटेंड करो, पर मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। देखिए पार्टी के लिए पार्टी सुप्रीम है, बदकिस्मती है कांग्रेस की
कि कुछ लोग अब पार्टी को सुप्रीम नहीं समझते, अपने आप को समझने लगे। ये पंजाब में हाल में ये काफी हुआ है कि जो लोग सालों से जिनका परिवार और जो खुद भी कांग्रेस में रहे वो अचानक कोई और पार्टी में चले गए। तो आप नहीं, मेरा ख्याल जो सालों में कांग्रेस में रहे वो नहीं गए, जो कभी कभी जो नए नए थे वो ही गए। आपने एक ट्वीट किया था कुछ दिन पहले, बोला था कि एक बड़े नेता जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे उनके ट्वीट पर आपने रीट्वीट कोट करके कुछ लिखा उनको। तो देखिए, उनके फादर और मेरे फादर मिनिस्टर थे 1972 में, उनके फादर डिप्टी मिनिस्टर थे। मैंने वही कहा था कि 72 से लेकर आज तक जिस फैमिली ने कांग्रेस को खाया ही खाया, कांग्रेस ने दिया ही दिया, कांग्रेस ने उनसे कभी लिया नहीं, वो ऐसी बातें करे, बैक स्टैबिंग करे, शर्म वाली बात है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे फादर मिनिस्टर रहे, मैं मंत्री रहा, मैं डिप्टी सीएम बन गया, मैं पंजाब के टॉप के डिपार्टमेंट मेरे को मिल गए, मेरे को बाद में यहाँ AICC का प्रभारी बनाकर भेज दिया। ये कांग्रेस की देन है, अदरवाइज सुजेंद्र सिंह रंधावा तो जैसे तो कई घूम रहे हैं, मेरे से अच्छा काम करने वाले भी हैं, मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हैं, मेरे से ज़्यादा और काम करने वाले हैं। तो उनकी डेडिकेशन नहीं है। तो आज मैं कांग्रेस पार्टी को बैक स्टेपिंग करता हूं, मेरे जैसा अकृतज्ञ कौन हो सकता है? विश्वासघात सबसे बड़ी बात है। हमारी गुरबानी में विश्वासघाती को सबसे बुरा आदमी माना गया है। यार नहीं बनती, छोड़कर घर चले जाओ, बहुत कर लिया। एक तरफ हम कहते हैं कि मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, आपने उनकी जिनकी बात कर रहे हैं उन्होंने कहा था कि मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, तो फिर बैठे रहते घर। तो आपको लगता है सर पंजाब में जो इस बार जो रिजल्ट्स आए वो शॉकिंग थे थोड़े से हर किसी के लिए? हाँ, शॉकिंग थे, पर उसमें कांग्रेस वालों की भी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रही। जो सज्जन आज गए हैं, अध्यक्ष बने हैं, इनका पहले दिन से मूड था। जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे, राहुल जी इन लोगों को समझ ही नहीं सके। राहुल जी को तो वो तो सभी को समझते हैं मेरे जैसे ही है, जैसे वो सिंसियर है, जैसे पार्टी के लिए वो काम करते हैं। तो जो मन से अच्छा आदमी होता है वो समझता है सभी मेरे जैसे ही हैं। वो राहुल जी उन लोगों को समझ नहीं सके। पर सर कोई किसी में इतनी किसी में खुद की थॉट नहीं है कि हम राहुल गांधी जैसे इंसान के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिनको कांग्रेस पार्टी ने जनरेशनली बहुत कुछ दिया है। वो खुद कभी ऐसे जे सोचने वाले को शर्म आनी चाहिए, सोचने वाले को जो कर रहा है उसको शर्म आनी चाहिए। पता नहीं उनकी किन लोगों के साथ आंख से आंख मिलाकर कैसे बात कर सकते हैं। जो इंसान किसी की आंख में आंख मिलाकर बात नहीं कर सकता वो कभी देश का नहीं बन सकता। सही बात। बिल्कुल। जो दिमाग से चलता है, जो दिल से नहीं चलता वो अपनी पार्टी को कभी आगे नहीं लेकर जा सकता। जो दिमाग से चलेगा वो पॉलिटिशियन है, जो दिल से चलेगा वो लीडर है। अच्छा, और लाइटर नोट एक बात याद आई, किसी ने हमसे कहा कि पंजाब के लोग वैसे तो समझदार हैं ही, लेकिन उनकी समझदारी का एक परिचय ये भी है कि वो बीजेपी को कभी वोट नहीं देते। आप कैसे देखते हो इसको? देखिए, मेरे एरिया में बीजेपी है ही नहीं। हाँ, आपके एरिया में मैं तो डेरा बाबा नानक से इलेक्शन लड़ा हूँ, 1300 वोट पड़ी है बीजेपी को। नहीं, उनका एक एमएलए है मेरे ख्याल में। 2 MLA हैं। पंजाब बीजेपी वहाँ इसलिए सरवाइव कर गई, अकाली दल और बीजेपी इकट्ठा था। अब उन दोनों को देखिए कि दोनों ही एक दूसरे को गाली निकालते हैं, लास्ट में दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। तो सर जैसे पंजाब की एक पॉलिटिक्स है,
अब अलग तरह की पॉलिटिक्स होगी आई एम श्योर, और राजस्थान की एक अलग पॉलिटिक्स है। अब सर कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं? क्योंकि इनमें तो पता नहीं आया कि नहीं आया, पर मेरे में जरूर पेशेंस मेरे में आ गई है। अच्छा सर। यहाँ राजस्थान आके हाँ, मैं बहुत इम्पेशेंस था, वो मैंने बोला छोड़ो, पूछ लेना किसी से। और जहाँ आकर मैं सुनता भी हूँ और सॉल्व करने की कोशिश भी करता हूँ। राजस्थानी अच्छे लोग हैं, जैसे पंजाब वालों जो ये वो, पर पंजाबी जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं जब लड़ाई का टाइम आता है। तो जहाँ भी मैंने देखा कि जो भी हुआ, पर लास्ट में सारी कांग्रेस इकट्ठी हो गई, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी। जब मैं यहाँ आया था तो मैंने कहा कहाँ मेरे को लगा दिया, मैं तो फंस गया। राइट सर। हमें याद है भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी राजस्थान में, तब आपका अपॉइंटमेंट हुआ शायद। हाँ, उससे नुकसान हो गया मेरे को। तो पर आज मैं खुश हूँ कि आज सभी लीडर इकट्ठे हैं, इलेक्शन मूड में है और जवाब देते हैं। और मैं अभी यूथ कांग्रेस की मीटिंग से आ रहा हूँ, तो पूरा जिंदाबाद कर रहे थे, तो हम जीत कर जाएंगे। मैं भी अरदास करके आया हूँ कि वाहेगुरु राजस्थान जीतेंगे और जीत कर जाऊंगा। सर ये राजस्थान की एक रिवाज है ना सर, कि हर साल 5 साल बदलते हैं। रिवाज हम तोड़ेंगे इस बार। अच्छा। जो काम किया है, आप बीजेपी एक काम को बोलते कि ये काम नहीं हुआ, तो मैं गुनहगार हूं। कैसे ये लाल डायरी, अरे तो लाल डायरी है तो दो अंदर, लेकिन वो लाल डायरी को निकालो, लाल काली पीली जो भी है निकालो। सब तो कर लिया सर उन्होंने इस बार, सारी जो भी कर सकते थे। अब इनके पास लीडर नहीं है। ये लीडर ना होने की वजह से इनके पास लीडर रह गया है ईडी। ईडी को लीडर बनाकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इनकम टैक्स को लीडर बनाकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, सीबीआई को लीडर बनाएंगे कि ये हमारे लीडर हैं। इनको चाहिए लेकर अपने लीडरों को आए, हम उनका जवाब देंगे, बात करेंगे। जी कहते नहीं सहेगा राजस्थान, ईडी को नहीं सहेगा राजस्थान। मैं कहता हूँ ईडी को नहीं सहेगा राजस्थान। बिल्कुल सर। तो सर ऐसी कौन सी स्कीम्स हैं आपको लगता है कि जिससे ऑन ग्राउंड वो स्कीम्स जो है वो इम्पैक्ट? आप मेरे को पूछिएगा कौन सी ऑन ग्राउंड की स्कीम कौन जो नहीं है, वो पूछे, मैं उसका जवाब दूंगा। देखिए, चिरंजीवी योजना पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। कोई कहता आम क्लिनिक बना दो, कोई कहता क्या, यहाँ तो सारा कुछ बना दिया। 25 लाख तक इलाज मुफ्त होना बहुत बड़ी बात है जी। मोदी को अडॉप्ट करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ये अडॉप्ट करना चाहिए। जो सेशन बुलाया, पता नहीं किस लिए बुलाया है, उसमें उनको कहना चाहिए राइट टू हेल्थ, ये आना चाहिए। ये इलेक्शन लड़ने के लिए ही अब यार हमने क्रॉप इंश्योरेंस की है, पता नहीं कितने हजार करोड़ क्रॉप इंश्योरेंस को दे दिया। अलग अलग जो एजेंसीज हैं, 40,000 करोड़ जो एजेंसीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनको 40,000 करोड़ 5 साल में फायदा हुआ है, निकाल लेना। किसान को क्या मिला? यूनिट बढ़ा दिया कि गांव का होना चाहिए, तो ब्लॉक का होना चाहिए। मैं भी कॉर्पोरेशन मिनिस्टर था, मेरे पास आए, मैंने कहा नहीं, इंडिविजुअली लेना है, किसान को लो। कहने लगे नहीं जी गांव को बनाएंगे। मैंने कहा यार बारिश होती है, एक आधा गांव तो कई बार रह ही जाता है, ओले पड़ते हैं, 10 खेतों में पड़ के 5 खेत में इधर का तो सभी छूट के। फिर इंश्योरेंस किस बात की है? तो वो गवर्नमेंट वो क्लियर तो करे। जैसे इन्होंने कर दिया, वो हो गया 200 यूनिट बिजली माफ की, बीजेपी आकर दोबारा लगाएगी। सरचार्ज माफ किया बिजली का, 200 यूनिट बिजली फ्री। 201 अगर 201 आता तो 1 यूनिट का बिल आएगा, 200 का नहीं आएगा। 2000 किसान के यूनिट फ्री, 2000 तक फ्री। अगर 2001 आएगा तो 1 का ही बिल लगेगा। अच्छा।
आज जैसे जनरली होता है कि एक ऊपर हो गया तो आपका पूरा बिल। ये दिल्ली में है। उसके बाद 1,000 पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, आप निकाल कर देखिए, बीजेपी ने एक बार भी पेंशन नहीं बढ़ाई। जब भी कांग्रेस आई, गहलोत गवर्नमेंट 3 बार आई, तीनों बार गहलोत साहब ने पेंशन को बढ़ाया। तो इनके पास जवाब क्या है? लंपी आई, 2 जो हमारे एनिमल्स हैं उनके 2 की इंश्योरेंस कर दी कि 40 हजार दोनों को मिलेंगे। अब सभी जितने किसी के पास 100 है, 150, उन सभी की इंश्योरेंस कर दी कि इंश्योरेंस वाले पैसे देंगे। तो इनके पास है क्या? तो आप श्योर हैं सर इस बार आप वापस आ? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप मैं तो कहूँगा मेरी पार्टी है, मैं तो आपको बता रहा हूँ। ये राशन जा रहा है, पैकेज जो बनाए पैकेट जो बना है, बीजेपी ने कहीं दिया? किसी एक स्टेट में बताई दिया इसने? कितनी स्टेटों में है इनका राज? बोले कि हमने दिया। 500 रुपये सिलेंडर की सब्सिडी है है। ये तो जैसे कि नहीं सहेगा राजस्थान। इन्होंने देख लिया, इनको नहीं सहेगा राजस्थान। इनकी अंतरात्मा बोल रही है कि हमें नहीं अब राजस्थान सहेगा। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर क्या तैयारी है और कैसी चल रही है चुनाव की प्रिपरेशन? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन जब मैं आया था, आपने देखा 3-4 साल से तो बड़े ही नहीं थे। मैंने पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप खड़ा कर दिया और हर आदमी को जिस लेवल का था उसको मैंने वो पोजीशन देकर खड़ा कर दिया। अब ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तो अब पूरी तैयार है कांग्रेस चुनाव लड़ने की, पर अब आप कह रहे हो कि रिवाज भी टूट जाएगा इसमें। रिवाज तो छूट गया। बिल्कुल सर। राजस्थान में जो भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से भी निकली थी, तो आपको क्या लगता है सर कि भारत जोड़ो यात्रा का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इस चुनाव में? और देखिए, जहाँ जब भारत जोड़ो यात्रा की कर्नाटक में देखिए पूरा इम्पैक्ट है, और लोगों के दिमाग में आ गया कि कांग्रेस के अलावा देश बच नहीं पाएगा। जो अपोजिशन पार्टीज इकट्ठी हो रही हैं, इन सभी को इकट्ठा हो जाना चाहिए, ईगो छोड़ देनी चाहिए। आप देखना है कि हमने देश को कैसे बचाना है। ये बहुत बड़ी बात है। हम पाकिस्तान की तरफ नहीं देख रहे, हम चाइना की तरफ नहीं देख रहे। यार, हम पूरा का पूरा दिन हर जो बीजेपी का लीडर है वो इलेक्शन के बारे में ही सोच रहा है। सोचना चाहिए पाकिस्तान से ड्रग कैसी आ रही है, पाकिस्तान से वेपन्स कैसे आ रहे हैं, पाकिस्तान क्या पंजाब में कर रहा है, क्या J&K में कर रहा है, चाइना वाले क्यों आ रहे हैं हिंदुस्तान में, मणिपुर क्यों जल रहा है, क्यों नहीं कोई बोल रहा। तो आप इलेक्शन के लिए राजस्थान क्या हो रहा है वो पहले वो तो बता दो कि वहां क्या किया आपने मणिपुर में। सर, पंजाब में आपने ये ड्रग्स वाला जो बात बोली कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो ड्रग एक मेनेस है वहाँ, इससे किस तरीके से आपको लगता है कि निपटा जाएगा अब आगे? विल पावर चाहिए, वो नहीं जुमलेबाजी। दोनों सरकारों की अब जुमलेबाजी चल रही है। वो उसको गाली निकालता है, वो उसको गाली निकालता है। 50 किलोमीटर तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो बाकी 50 किलोमीटर में अगर गवर्नमेंट इंडिया हो तो उसके सेंटर में वो भी तो है, पंजाब भी है। सही बात। दोनों नहीं, दोनों ने मिलकर काम करना, अलग अलग ही कर ले वो भी। पंजाब में सबसे ज्यादा माइग्रेशन यंग जनरेशन की हो रही है जी। आप लिस्ट निकाल कर देखो, कॉलेज तो बंद होने के कगार पर है। जो +2 करता है वो बाहर भाग जाता है। देख लो, सबसे ज्यादा पंजाबी जा रहे हैं। और इसका कारण क्या है? वो कारण इसका यही है कि ड्रग है, गैंगिज्म है। जो पेरेंट्स वो डरते हैं कि यार हमारा बेटा बच्चा ये ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, इसको बाहर ही निकाल दो। तो स्ट्रेस आप देते हैं कि हर रोज स्ट्रेस में ही बच्चों की डेथ हो रही है। देखते हैं आप हर रोज कोई ना कोई आते हैं कि उसकी डेथ होगी, उसकी डेथ। स्ट्रेस इतना है कि इतना पैसा लेकर बाहर आ गया, अब वहाँ कैसे भेजेंगे। कनाडा में काम नहीं है, अमेरिका में घुसने नहीं देते। अगर काम नहीं है तो कहाँ से खाएंगे, इतना पैसा लेकर आगे कहाँ ज़मीन पे पीछे कैसे छुड़वाएंगे, कैसे दोबारा खरीदेंगे। बहुत स्ट्रेस है।
अच्छा सर, एक जो सवाल याद आता है कि इंदिरा गांधी के बारे में पंजाब के लोगों की काफी मिक्स्ड ओपिनियन है, तो आप इसको कैसे देखते देखिए, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ वो तो गलत था, बड़ा अनफॉर्चुनेट नहीं होना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी उसके ऊपर बोले, सोनिया जी, राहुल जी 2-3 बार 5 बार वहाँ माथा टेक कर भी आए। तो अब ये जो एक डार्क, वो काम खत्म होना चाहिए। और मैं देखता हूँ कि इंदिरा गांधी के टाइम में जैसे कोतवाली चांदनी चौक या और गुरुद्वारों के लिए उन्होंने भी किया, पर पता नहीं अनफॉर्चुनेटली ये जो होना था ये गलत हुआ, जो वो बंद से भी नहीं चाहती कैसे हुआ, हमें नहीं होना चाहिए था। अच्छा, राजस्थान के चुनाव में इस बार हर तरफ चर्चा है कि युवाओं को और फ्रेश फेसेस को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिए जाने की उम्मीद। पहले से भी थी, थोड़े टाइम के लिए पता नहीं क्यों बंद हुई, क्योंकि हम पुराने हैं। तो उस टाइम एक फिक्स होता था कि इतने लोग जो है उनको चुनाव में हम भागीदार बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन में बनाएंगे, ताकि लीडरशिप वैसे चलती रहे। हाँ, कि चलती रहे, कि ये ना हो कि एक ही हमारे पास लीडर रहेगा, उसके बाद कोई लीडर ही नहीं है। मैं देखता रहा हूँ, ज्ञानी जैल सिंह थे, छोटे थे हम, तो 5-7 एक जैसे लीडर थे कि ये नहीं वो आ जाएगा, वो नहीं वो आ जाएगा। अब तो एक लीडर के ऊपर ही हम बैठे रहते हैं कि यार ये चला गया तो क्या बनेगा। तो ये यूथ को अकोमोडेट करना होगा, जी हमारा फ्यूचर है। ऐसे सर, आप जनरली जो नेता होते हैं वो टाइम नहीं होता उनके पास में, पर क्या आप समय निकाल पाते हैं किताबें पढ़ने का? वो किताबें मैं कम पढ़ता हूँ, मैं तो बस जो मेरा दिल कहता है मैं वही करता हूँ। अच्छा सर, तो क्या करते हैं आप जब आप फ्री होते फ्री होते हैं सर, क्या करते हैं आप? मेरे बेटी का बेटा है, बेटी है, छोटी बेटी की अभी 6 महीने की बेटी है, उसका बेटा। जब मेरे पास टाइम होता मैं चारों को ही बुला लेता हूँ। हाँ, आपने डीपी भी शायद। हाँ हाँ, आप देखिए ना, हाँ सर। तो वो मेरे सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। जब वो मेरे पास होते हैं फिर आप खूब मज़ा करते हैं। तो वो भी मेरे को कहते हैं कि जा डैडा कहाँ चले गए वो। वो मेरे बेटी मेरी भी डैडी कहते हैं, तो वो बच्चे बच्चे मेरे को डैडा कहते हैं। तो यार दिल नहीं लग रहा, आज ही मेरे को सुबह 7:30 बजे आया, मैं बोर हो रहा हूँ, कहाँ हूँ। मैंने कहा यार छोड़ो आप राजस्थान को, इधर आ जाओ, मेरा दिल नहीं लग रहा। जब उनकी बातें सुनते हैं तो मेरे को अपना दादा भी याद आते हैं कि उस टाइम कार नहीं थी, उस टाइम घोड़ी होती थी, वो हमें आगे बिठाकर कि पीछे से गिर ना जाए, तो आगे बिठाकर देकर जाते थे। तो जो देखिए, दादा और नाना नानी का जो प्यार होता है वो जिंदगी में और कोई दुनिया की और खुशी नहीं जब उनको मिलती है। और दूसरी बात, मैं फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मेरा 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 ये क्या उसको व्यापार नहीं है, क्या बोलते हैं, बिजनेस नहीं था। बिजनेस नहीं है मेरा। मैं इसे एक सेवा के लिए आया हूँ। क्या बात। मेरे फादर ने भी बिजनेस नहीं किया पॉलिटिक्स को रखकर। मेरा आज भी गांव में ही अपना घर है, तो चंडीगढ़ आ गए हैं, तो बच्चों ने वहाँ पढ़ाई की, बेटियाँ वो की वहाँ मैरिज होगी, बेटा भी पढ़ रहा है, तो उसके लिए चंडीगढ़ हो। तो वही घर है जो मेरे दादे का था, अच्छा, पुराना पैतृक घर है सर अभी? पैतृक घर है। तो अब पहले वो बाहर था, अब वो चलते चलते गाँव के सेंटर में आ गया है। तो जो मज़ा वहाँ है, तो अगर मैं बाहर भी बढ़ा लूँगा तो मेरे को वो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि मेरे साथ वाले जो है वहाँ ना भी आए, टाइम कम होता है, मिलने भी नहीं आते।
जो मेरे साथ थे, जो बड़े थे वो चले गए, तो जो बच्चे हैं वो शर्माते हैं, पर फिर भी मेरे को लगता है कि मेरे हैं। सर, एक लंबा मतलब आपका एक करियर है पॉलिटिक्स के अंदर, आपकी पर्सनल लाइफ भी है। कोई ऐसा कोई इस तरह एक हमारे पॉडकास्ट का एक चीज़ है कि किस्सा कमाल का, कोई ऐसा कोई किस्सा है सर आपकी लाइफ का जो आपने कभी ज़्यादातर पब्लिक लाइफ में शेयर नहीं किया हो? कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद आता है कि हाँ, बचपन का, जवानी का, कॉलेज लाइफ का या पॉलिटिक्स का ही? मेरे को पॉलिटिक्स का तो इतना नहीं है, क्योंकि मेरा पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था। पर इतना जरूर है कि जितनी देर मेरे फादर रहे, मैंने सेक्रेटेरिएट नहीं देखा। कभी सेक्रेटेरिएट में हमें जाने की इजाज़त नहीं थी, तो हम डरते भी बहुत थे उनसे। एक बार मैंने उनको कहा कि उस टाइम मैट्रिक थी, मैंने कहा मैं 10वीं में पास हो गया हूँ। मैंने कहा मैं पास हो गया हूँ। कहने लगे कौन सी क्लास से? तो मेरे मदर कहने लगे तू मेरे को बता दे। क्योंकि वो लोग इतने पॉलिटिकल थे कि लोगों में रहते थे, तो उनको अपने बच्चों के बारे में ख्याल ही नहीं था। पर जो आज भी मैं अगर आइडियल किसी को समझता हूँ, मैं अपने फादर को समझता हूँ, अपनी मदर को समझता हूँ, कि जो उन्होंने मेरे को दिखाया मैं उस पर चलने की कोशिश करता हूँ। मैं परमात्मा से बहुत डरता हूँ। मैंने अमृत भी छका हुआ है। अच्छा। मैं वेजिटेरियन हूँ। आज तक मेरे को शराब का टेस्ट ही नहीं पता, कड़वी है, मीठी है, तीखी है, कैसी है। तो मैं सुबह जब निकलता हूँ तो मैं एक बात ही कहता हूँ गुरु साहब को कि अगर ठीक काम कराया तो तू करवाएगा, गलत करवाएगा तू करवाएगा। इससे आगे गुरु से कुछ नहीं मांगा जा सकता। जो देना है ऊपर वाले ने देना है। जो मर्जी कोशिश कर लो, जो आपकी किस्मत में नहीं है वो नहीं मिलेगा। तो जो किस्मत में है आप लेने भी नहीं जाओगे, वाहिगुरु आपके पास भेजेगा कि मैंने तेरे को ये दे दिया। तो वही प्रसाद है हमारे लिए। अच्छा सर, वो कभी कभी जैसे जॉब इंटरव्यू है, ये सब चीज़ें होती हैं, उसमें कभी कभी वो सवाल पूछते हैं कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years। तो ऐसा कुछ आपको पूछा जाए तो? मेरा मेरा मैंने सुनिए, मैं एक इलेक्शन और लड़ूंगा। जैसे मेरे फादर ने 1970 के बाद इलेक्शन लड़े, तो वो मेरे बच्चे थे, उनके साथ उन्होंने खूब मजा किया। तो मैं भी वही रिटायरमेंट लाइफ अपने फार्म पर रहूंगा। मैंने हर किस्म का मेरे पास फ्रूट का है, पूरा साल चलते हैं, अभी भी मैंने लगाए हैं। तो पूरा दिन मेरे को नेचर के साथ बहुत है। वो टाइम निकालना, बहुत पाठ करो, वाहिगुरु वाहिगुरु करो, अपने बच्चों के साथ रहो, अपने भाई बहनों के साथ रहो। मेरी 2 बहनें हैं, मेरा सबसे ज़्यादा उनके साथ प्यार है। मेरे 3 भांजे हैं, एक अमेरिका में है, बड़ी मेरी सिस्टर है, उनका बेटा मेरे साथ उसका बहुत ज़्यादा, वो बाय बर्थ ही वहाँ का है। जो छोटी बहन है उनके, वो एक इंजीनियर है, वो वहाँ है LA में। दूसरा AP अमृतपाल, वो कनाडा में डॉक्टर है। तो हम तीनों ही चारों रात को बातें करते हैं। तो यही लाइफ है। जब आपने एपी बोला तो मुझे लगा आजकल सिंगर बड़ा फेमस है एपी ढिल्लों। AP ढिल्लों ने मेरे गांव का गुरु रंधावा है, दारवाड़ी का। मेरा गुरु रंधावा मेरे गांव का है। हाँ, तो रिशपाल सिंह उसके फादर का नाम है। बड़ा तो आपसे मिलने आता है गुरु रंधावा? हाँ, हम शादी ब्याह में सभी इकट्ठे रहते हैं। बड़ा डाउन टू अर्थ है, और रंधावा है, उसमें वो फुकरापन नहीं है वो ज़्यादा वो हाई फाई नहीं है। मेरे को अच्छा लगता है कि हमारा बच्चा डाउन टू अर्थ है।
तरक्की इसलिए करेगा, जो कोई डाउन टू अर्थ है वो तरक्की करता है। अच्छा सर, अपने पॉडकास्ट का एक आखिरी किस्सा है, ये एक पार्ट है, इसको हम रैपिड फायर कहते हैं। हम 3-4 आपसे सवाल पूछेंगे और आपको जल्दी जल्दी उनके जवाब हमें। मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, ज़्यादा जल्दी में मत पूछना, तो सीधा साधा पंजाबी हूँ, और जट सीधा साधा जट हूँ। तो फिर समझदार है ही है। जट समझदार नहीं होता, जट सच्चाई बोलता है बस। बिल्कुल। नहीं, ये वैसा कोई सवाल नहीं है, क्विज नहीं है ये। मैं पूछता हूँ, आप बताइएगा, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी? फेवरेट मूवी? मैंने तो, मेरा ख्याल टेररिज्म के बाद मैंने मूवी देखी नहीं। अच्छा, लास्ट मूवी कौन सी देखी थी सर आपने? कोई याद आती हो आपको? शोले थी मेरा ख्याल, धर्मेंद्र की बस। अच्छा, कोई डायलॉग सुनाना चाहते? तो लोग मेरे को मैंने इसलिए पूछा कि मैं सीधा साधा जट हूँ। अच्छा, आपका फेवरेट गाना जो कभी आप गुनगुनाते हो या सुनते हो? मैं गाना तो कभी नहीं गाया, मैं जब भी करता हूँ तो गुरु को याद करता हूँ बस। मेरे को एक्चुअली, मैं बिल्कुल सच्चाई बोलता हूँ, तो जो चौपाई साहब का पाठ है, वो जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं चौपाई साहब का पाठ करता हूँ। फेवरेट फूड आपका? चाइनीज ज़्यादा मेरे को, वो है इटालियन। लोग पंजाबी कहते हैं कि पराठे, वो मैंने बहुत, कड़ी मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट। कड़ी? या राजस्थान की कड़ी ज्यादा पसंद है? पंजाबी जो कड़ी है, पकौड़े वाली? पकौड़े वाली खट्टी कड़ी होती है हमारी कड़ी, वो तो वो क्या, काली दाल, ठीक है, ताम आलू, अरे वाह। अच्छा। जो सबसे ज़्यादा है। आप जो हमारा एरिया है वहाँ राइस बहुत बासमती जिसे कहते हैं, बासमती आ गई तो सब कुछ खत्म, भूल जाते हैं हम। तो आप तो एज के हिसाब से कि यार फूडी है? हैं, फूडी है आप? मैं कभी, मैंने वो नहीं किया कभी, मेरे को डाइट वाइट कुछ नहीं? नो, डाइट की तो फिर क्या यार, डाइट पता नहीं, जब डाइट करनी होगी कर लेगी। जब राजस्थान में रहते हैं तो पंजाब के खाने की याद आती है, यहाँ का खाना भी आपको पसंद? मैं राजस्थानी फूड में, एक बात और मैं आपको बताऊं, मैं राजस्थानी भी हूँ। अच्छा, मेरे फोर फादर जहाँ के ही है, अच्छा, बूंदी में अल्फा नगर है, हाँ वहाँ के रहने वाले। बहुत बड़ा गुरुद्वारा है सर वो। हाँ वहाँ के रहने वाले थे, हम चले गए थे फिर पंजाब, तो वो थोड़ा थोड़ा अभी खून में, तो वो भी इनका नमक भी है। तो किसी ने बताया नहीं या फिर? नहीं मेरे को पता, मेरा दिल नहीं करता वहाँ जाने को। मेरी सिस्टर ने मेरे को बहुत बार कहा, मैंने कहा कि मेरे को दुख लगेगा कि हम छोड़ कर क्यों गए। एक्चुअली मैं जो आपको फैक्ट बता रहा हूँ, तो मैंने कहा कि वो मेरे को कहने लगी कि मैं गई थी। मैंने कहा भैया जी मैं तो जाना चाहता हूँ, पर मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हूँ, तो मैंने कहा कि मेरे को दुख लगेगा कि हम इतना कुछ छोड़कर क्यों चले गए। तो मैंने कहा मैं उसको भी नहीं बुलाना चाहता, कि वो, मैं ये ना कहूँ कि कंपैरिजन नहीं मैं करना चाहता। अब जहाँ मैं चला गया हूँ मेरे लिए सबसे बढ़िया वो है। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है पॉलिटिक्स? बेस्ट फ्रेंड तो कोई भी? वाइफ ही कह सकते हैं, तो वाइफ से ज़्यादा मेरी दोनों बेटियां मेरी बेस्ट फ्रेंड। नहीं, राजनीति में आपका बेस्ट फ्रेंड जो पॉलिटिक्स में हो आपके साथ? पॉलिटिक्स में किसी का पता ही नहीं चलता। पर जिससे आपकी बनती हो, ऐसे होता है ना कि किसी से ज्यादा बनती। आप मेरे को बताइए, ऐसा क्वेश्चन मेरे को कर देगा जिसका मैं कह दूं कल मेरा दुश्मन बन जाए। पॉलिटिक्स में कोई किसी का फ्रेंड नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, तो बहुत मुश्किल है ठीक कहना। हाँ एक जरूर चीज है कि जिस पार्टी में हो, जो आपका लीडर है वही आपका फ्रेंड है, वही आपका आइडियल है। क्या बात? इससे ज्यादा उसको, अगर वो ही छोड़ जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। जो हमारा लीडर है, अगर एक छोड़ जाएगा तो पार्टी तो खत्म नहीं होगी,
दूसरा आकर कमांड ले लेगा, उसको सिंसियर होना चाहिए। अच्छा सर, आप इतना एक्सपीरियंस है सर आपका, तो आप युवाओं को और जो इसको देखेंगे पॉडकास्ट, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं सर लाइफ का? युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ कि जल्दी नहीं करनी चाहिए। मैं 87 में यूथ कांग्रेस का स्टेट का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बन गया था, तो 42 में जाकर मेरे को टिकट मिला था। यूथ को काम करना चाहिए और इतने डेडिकेटेड होना चाहिए कि पार्टी के लिए उनको बहुत सिंसियर होना चाहिए। पार्टी देती है, कभी लेती नहीं किसी से। कहीं देख ले, मैं अपना ही बताता हूँ कि हमारी फैमिली अगर कांग्रेस के साथ है, कभी हमने नहीं किया तो कांग्रेस ने हमें धोखा नहीं दिया आज तक। हमारी पार्टी ने हमें आगे ही किया है, पीछे नहीं किया। तो पार्टी को सिंसियर होना चाहिए, लीडर को सिंसियर होना चाहिए, पार्टी लॉयल्टी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी पार्टी के लिए बिल्कुल डाउटफुल नहीं होनी चाहिए। तो वो लीडर भी बनेगा, एसेट भी बनेगा। अदरवाइज तो लाइबिलिटी बहुत है। लाइबिलिटी पार्टी के लिए नहीं होनी चाहिए। राइट। ठीक है रंधावा जी, इट वाज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू सो मच।